Okay, there was some problem since morning, conditions that we cannot control. What we can control is, sir, your voice is low. No, beta, my voice is high. आवाज नहीं आ रही है? अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात किया था. ओके, और डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने देखा कि कैसे फूड क्रंचिंग और ग्राइंडिंग के लिए गिजार्ड दिया हुआ है. आगे डाइजेशन के लिए इंटेस्टाइनल सीकम दिया हुआ है. सेगमेंट नंबर 26 में टाइफ्लोसोल भी सेगमेंट नंबर 26 में शुरू हो रहा है. सेगमेंट नंबर 26 से टिल द लास्ट बट 25 सेगमेंट्स आर कंटेनिंग दोज इंटेस्टाइन में इंटरनल फोल्डिंग्स है जिन्हें हम टाइफ्लोसोल कहते हैं. टाइफ्लोसोल इज द एरिया दैट हेल्प्स इन एब्सॉर्प्शन ऑफ द फूड. ओके, ये सभी बातें हमारी कल हो चुकी है. टुडे द फर्स्ट सिस्टम वी विल टॉक इज द we will first talk about the respiratory system. हाँ, दो सवाल आ गए. पहले उनके बारे में बात करते हैं. एक सवाल ऐसा है कि गिजार्ड अगर मस्कुलर है तो वो फूड कैसे ब्रेक करता है. मुझे लगता है वहां फूड रहना चाहिए था, पर ठीक है, कोई बात नहीं. देखिए, गिजार्ड मस्कुलर है लेकिन उसमें बहुत बड़ी मात्रा में कुछ ऐसे मटेरियल, कुछ ऐसे तत्व, काइटिन. आपको अगर कॉकरोच याद होगा, हमने वहां पे लिखा था कि दे आर हैविंग गिजार्ड तो मसल है लेकिन उसमें ये काइटिन मटेरियल जो है, ये काइटिन मटेरियल की वजह से टफनेस आ जाता है. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली. काइटिन इज अ वेरी टफ मटेरियल और वो काइटिन की वजह से गिजार्ड ये हार्ड हो जाता है और वो फूड को ब्रेक कर पाता है. सार्थकी ने कल भी ये सवाल पूछा था, मैं जस्ट लॉग आउट कर रहा था और तभी ये सवाल देखा था मैंने. ल्यूमेन, ल्यूमेन का मतलब क्या है? आप सोचिए कि आपके पास कोई पाइप है, पाइप, और वो आप पाइप में के अंदर से देख रहे हैं, तो अंदर का जो हॉलो पार्ट दिखता है आपको, उसको हम ल्यूमेन कह सकते हैं. जैसा आप अर्थवर्म का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम देखिए, अंदर से वो पूरी तरह से हॉलो है, एम्प्टी है. तो इसे हम, ये अंदरूनी एम्प्टी एरिया जो रहता है, उसे हम ल्यूमेन कहते हैं. ब्लड सिस्टम में भी, सर्कुलेटरी सिस्टम में भी, ब्लड वेसल्स में से जब ब्लड बहता है, तो अगर ये ब्लड वेसल है और उसके अंदर जो हॉलो रीजन है, उसे हम फिर से ल्यूमेन ऐसा कहेंगे. ओके, सिक्रीटरी ग्लैंड सेल्स के बारे में पूछा गया. देखिए, उनके नाम से ही समझ में आता है कि दे आर सिक्रीटिंग समथिंग. ओके, वो क्या सिक्रीट कर रहे हैं हमें हमारे लेवल पे देखना नहीं है. वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट. अर्थवर्म के रेस्पिरेशन के बारे में देखिए. अर्थवर्म का रेस्पिरेटरी सिस्टम, अभी हमने अर्थवर्म का फर्स्ट सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट, इतने सारे सेगमेंट्स के बारे में बात किया. कहीं भी वी डोंट हियर एनीवेयर कि भाई उसको नोज है, उसके पास लंग्स है, ऐसा कहीं भी हम सुनते नहीं है. तो फिर अर्थवर्म ब्रीथ करता है कि नहीं करता है? अर्थवर्म को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है कि नहीं? 100% होता है. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इन द अर्थवर्म द एक्सचेंज ऑफ गैसेस occurs through the exchange of gases occurs through the moist skin. समझ गया? ओके, तो अर्थवर्म का बॉडी अगर देखेंगे, if this is the body of the earthworm,
अर्थवर्म के बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं. ओके, देयर आर ब्लड वेसल्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द अर्थवर्म. एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन स्किन में और स्किन में से ब्लड में चला जाता है. ये ब्लड अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया है. ये ब्लड अर्थवर्म के बॉडी में प्रेजेंट सभी ऑर्गन्स को ये ऑक्सीजन दे देगा. इन रिटर्न ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा. एक बार इसने कार्बन डाइऑक्साइड अगर ले लिया तो फिर हम इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं कहते, फिर हम इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं. अभी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में से स्किन में और स्किन में से एटमॉस्फेयर में दे दिया जाएगा. दिस इज हाउ अर्थवर्म इज बेसिकली ब्रीदिंग. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. समझ रहे आप? ओके, ये एक बात हो गई. इसके अलावा ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये बड़ा इजी बात है. अगर आपको स्टेटमेंट लिखना होगा तो आप इतना ही लिख सकते हैं कि द रेस्पिरेशन एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, या फिर एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट वर्ड गलत रहेगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन अर्थवर्म ऑकर्स थ्रू द मॉइस्ट स्किन. इतना भी अगर लिख दिया तो काफी हो गया विथ रिस्पेक्ट टू अर्थवर्म. अर्थवर्म का और एक सिस्टम देखेंगे. एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे अभी. अर्थवर्म का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, अर्थवर्म के बारे में हमें ऐसा बताया गया. पहले मैं आपको इंफॉर्मेशन लिखता हूं यहां पे, सुन लीजिए. पहले अर्थवर्म के बारे में ऐसा कहते हैं कि अर्थवर्म के पास नेफ्रीडिया नाम के ऑर्गन्स हैं, नेफ्रीडिया नाम के टिश्यूज हैं. इन ऑर्गन्स की मदद से और इन टिश्यूज की मदद से वो अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मेटाबोलाइज करता है. कॉकरोच के बारे में अगर हम सोचे तो कॉकरोच के पास मैल्फीजियन टिब्यूल्स थे, और उन मैल्फीजियन टिब्यूल्स की मदद से कॉकरोच यूरिक एसिड नाम का एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल मेटाबोलाइज कर रहा था. ये मैं कॉकरोच की बात कर रहा हूं. ओके, लेकिन आज हमें अर्थवर्म के बारे में बात करना है. अगर मैं अर्थवर्म के बारे में सोचूं, कॉकरोच के पास जैसा मैल्फीजियन टिब्यूल था, आपके पास जैसा किडनी है, वैसा अर्थवर्म के पास नेफ्रीडिया है. और इस नेफ्रीडिया की मदद से अर्थवर्म अपना नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जब प्रोसेस करता है, इट इज प्रोसेस्ड इन द फॉर्म ऑफ यूरिया. इसलिए अर्थवर्म के बारे में ऐसा कहते हैं कि earthworm is ureotelic since its main nitrogenous waste material is यूरिया. आपको याद होगा हमने कॉकरोच के बारे में क्या लिखा था? कॉकरोच यूरियोटेलिक था क्या? व्हाट डू वी नो अबाउट कॉकरोच? कोई तो भी टाइप कर रहा है, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है. बहुत टाइम लग रहा है. अरे नो आंसर, क्या बात है? कॉकरोच का मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या था?
कॉकरोच यूरियोटेरिक था क्या? कौन बता रहा है? यस, आ गए आंसर्स तो एकदम दबादब बहुत सारे आंसर्स आ गए सडनली। यूरिकोटेरिक, यूरिक एसिड, बस बहुत हो गया आंसर, एकदम सही आंसर है ये। कॉकरोच जो था, कॉकरोच का मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो था वो था यूरिक एसिड, और इसलिए हमने कहा था कि कॉकरोच यूरिकोटेरिक, स्पेलिंग में डिफरेंस देखिए, यूरिकोटेरिक, यूरियोटेरिक, इसमें 100% गड़बड़ करने वाले तो मुझे पता है अभी, इसलिए ये स्पेलिंग्स बार बार खुद को, जहां यूरिक एसिड है वहां यूरिकोटेरिक है, जहां यूरिया है वहां यूरियोटेरिक है। ओके, अभी टेक्स्ट बुक में तो नहीं दिया हुआ, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि अर्थवर्म का जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, it includes urea 40%, various types of amino acids 40%, and a very small amount of ammonia, that will be 20%. अर्थवर्म का जो एक्सक्रीटरी मैटर है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में यूरिया है, इसलिए अर्थवर्म को हम यूरियोटेरिक कहते हैं। थोड़ा सा अमाइनो एसिड भी है उसके एक्सक्रीटल मैटर में, और थोड़ा सा अमोनिया भी है उसके एक्सक्रीटल मैटर में। अभी देखिए, 2 दिन पहले जब हमने अर्थवर्म के बारे में बात करना शुरू किया था, मैंने तभी आपको बताया था कि अर्थवर्म इज कंसिडर्ड टू बी एज द फ्रेंड ऑफ फार्मर्स। कल अगर कॉलेज लेवल पे आपको सवाल आया, गिव रीजन दैट अर्थवर्म इज कॉल्ड एज द फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स, ऐसा क्यों है, तो आपने ये बताना है कि अर्थवर्म कंज्यूम्स सॉइल, दैट सॉइल इज गेटिंग मिक्स्ड विथ इट्स digestive enzymes in the body of the earthworm, and ultimately the soil is given out mixed with undigested soil is thrown out of the body mixed with the enzymes of the earthworm. उन enzymes की वजह से वो soil जो है वो और न्यूट्रिएंट रिच हो जाता है, ये एक बात है। दूसरा और एक पॉइंट ये ऐड करना है कि द एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ earthworm contains urea, large amount of urea and amino acids। आपको भी याद होगा, जनरल किसान जो रहता है वो जब अपने खेत में क्रॉप्स वगैरह लगाता है, उन क्रॉप्स का रैपिड ग्रोथ होने के लिए वो फर्टिलाइजर डालता है। और आपको याद होगा कि आप जब फर्टिलाइजर के बारे में बात करते हैं, फर्टिलाइजर यानी कि एक्चुअली वो यूरिया डालता है। हम साबूदाना की खिचड़ी खाते देखिए, वो साबूदाना कैसे दिखता है, यूरिया वैसा ही दिखता है, व्हाइट कलर के छोटे छोटे बॉल्स रहते हैं, राउंड बॉल्स। पर फार्मर जो यूरिया डालता है उसके खेत में, वो यूरिया सिंथेटिक है, वो मैन मेड है, इसलिए उसके नेगेटिव इफेक्ट्स, डिसएडवांटेजेस बहुत रहते हैं। ऑफ कोर्स वो क्रॉप के ग्रोथ को बढ़ावा देता है, ये अलग बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी कॉज करता है। आदमी ने बनाया हुआ यूरिया, मशीन में, इंडस्ट्री में, कंपनी में, लैब में बनाया हुआ यूरिया, ये एट द एंड ऑफ द डे हार्मफुल रहता है, टॉक्सिक रहता है। लेकिन एट द सेम टाइम यूरिया ये प्लांट्स के ग्रोथ को एनहांस करता है। यहां अगर आपके फार्म में, अगर आपके एग्रीकल्चरल लैंड में अगर अर्थवर्म्स होंगे तो वो नेचुरली यूरिया बाहर फेंक रहे हैं, और ये नेचुरल यूरिया अच्छा रहता है, ये कभी भी टॉक्सिक नहीं रहता। नेचर ने खुद बनाया यूरिया है, ये खुद सॉइल में जाएगा, प्लांट उसको यूज करेगा, आपके प्लांट्स का ग्रोथ बहुत अच्छा रहेगा। Are you getting this? Okay? इतना प्लीज लिख लीजिए इमीडिएटली। प्लीज राइट दिस एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड राइट दिस पार्ट। ये पूरा नहीं हुआ यार, नहीं, ये इनकम्प्लीट है।
ठीक से लिखिए। Look at it. ये इनकम्प्लीट है अभी भी, हमें एक डायग्राम ड्रॉ करना है। ये नेफ्रिडिया दिखते कैसे ये भी पता रहना चाहिए ना। गुड 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 गुड। ठीक है, अभी सुनिए, इसमें एक मैं नया स्टेटमेंट ऐड करने वाला हूं, सुन लीजिए उसको ठीक से और समझ लीजिए उसको। स्टेटमेंट ऐसा है कि वैसे तो हमने लिखा है कि अर्थोम इज यूरियोटिलिक, वो 100% सच है, ओके, वो 100% सही है, लेकिन टेक्स्ट बुक हमें बता नहीं रहा है, हम लिखने वाले हैं कि, पहले सुन लीजिए आप, ये देखिए अभी, वैसे तो साल भर अर्थवर्म जो है वो यूरियोटेलिक रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लेकिन मानसून सीजन में, मानसून सीजन को पहचानते क्या, बाहर चल रहा है अभी, मानसून सीजन में अर्थवर्म बिकम्स अमोनोटेलिक। इसका मतलब ऐसा हुआ, इट्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट is सिर्फ और सिर्फ मानसून में अर्थवर्म अमोनिया एक्सक्रीट करेगा, बाकी साल भर अर्थवर्म यूरिया एक्सक्रीट करेगा। ओके, आप पहले ये ऐड कर लीजिए, फिर मैं आपको इसके पीछे का रीजन बताता हूं। प्लीज ऐड दिस स्टेटमेंट। टेक्स्ट बुक में ये जानकारी नहीं है, देखिए अभी हम सभी के बॉडी में, चाहे अर्थवर्म रहे, चाहे आप रहे, मैं रहूं, कोई भी एनिमल किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं, उनके बॉडी में जब एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल बनता है तो सबसे पहले हमेशा सबके बॉडी में सबसे पहले हमेशा अमोनिया बनता है, ध्यान रखिए। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि हर एक ऑर्गेनिज्म इमीडिएटली अमोनिया बाहर फेंक देगा, ऐसा नहीं होता है। आपके बॉडी में भी जब एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल बनता है तो सबसे पहले अमोनिया बनता है, लेकिन आपका बॉडी उसको बाहर फेंकते टाइम इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया नहीं फेंकता है। क्यों? क्योंकि हमें अमोनिया का नेचर पता रहना चाहिए। अमोनिया, पॉइंट नंबर 1, इज वेरी 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 टॉक्सिक। ये अगर हमारे सिस्टम से घूम के ऐसा ट्रांसपोर्ट किया गया अगर हमारे सिस्टम में, उसको बाहर फेंकना है ना, तो आपको अलग अलग ऑर्गन से उसको कलेक्ट करके फिर उसको किडनी में से लेकर फिर आपको उसको बाहर फेंकना पड़ेगा। ये इतने सारे ऑर्गन्स में से और टिश्यूज में से अगर ये अमोनिया अगर ट्रांसपोर्ट किया गया, उसका टॉक्सिसिटी इतना रहता है कि आगे जाके ये टिश्यूज खराब हो जाएंगे।
ये जहरीला मटेरियल है क्योंकि बहुत, लेकिन फिर भी कुछ ऑर्गेनिजम्स अमोनिया को बाहर फेंकते हैं, क्योंकि अगर उनको अमोनिया बाहर फेंकना है, उनको पता है अमोनिया बहुत टॉक्सिक है, लेकिन क्योंकि अमोनिया बहुत टॉक्सिक है इसलिए वो क्या करते हैं, अमोनिया को बाहर फेंकने से पहले दे डाइल्यूट दैट अमोनिया टू अ वेरी वेरी लार्ज एक्सटेंट। अ लार्ज अमाउंट ऑफ अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर इज वेस्टेड टू डाइल्यूट एंड थ्रो द अमोनिया आउट ऑफ द बॉडी। तो एक बात ध्यान में रखिए, जिन ऑर्गेनिजम्स को अमोनिया एज एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल बाहर फेंकना है, उन ऑर्गेनिजम्स को पता है कि अमोनिया बाहर फेंकते फेंकते, क्योंकि ये बहुत टॉक्सिक मटेरियल है, अमोनिया बाहर फेंकते फेंकते मुझे बहुत सारा पानी में उस अमोनिया को डाइल्यूट करना पड़ेगा। अमोनिया बाहर फेंकते फेंकते बहुत सारा मेरा वाटर लॉस भी होने वाला है, और वाटर लॉस अच्छी बात नहीं रहती। लेकिन इन ऑर्गेनिजम्स को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अमोनिया बाहर फेंकने वाले मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। कॉमन सेंस है ना, उनको फर्क नहीं पड़ता वाटर लॉस कितना हो गया, वो खुद वाटर में रहते हैं। अगर बॉडी के एक एंड से वाटर लॉस भी हो गया, दूसरे एंड से वो वाटर पी लेंगे, समझ गए। लेकिन आपकी मेरी बॉडी में वैसा नहीं होता। हमारे बॉडी में भी सबसे पहले जब नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है, अमोनिया ही बनता है, लेकिन हमारे बॉडी को पता है कि एक, अमोनिया बहुत टॉक्सिक है, 2, उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा, 3, उसको बाहर फेंकने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पानी उसके साथ बाहर फेंकना पड़ेगा डाइल्यूट करते हुए। हमारी बॉडी को पता है कि अरे इतना वाटर लॉस करोड़ेगा नहीं, मेरा बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगा अगर इतना वाटर लॉस हो गया। इसलिए मेरा बॉडी क्या बोलता है, थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ा तो भी चलेगा, लेकिन पानी की बचत करना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरा बॉडी, आपका बॉडी क्या करता है, अमोनिया जो बनता है हमारे बॉडी में, हमारा बॉडी उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। मैं आपकी और मेरी बात कर रहा हूं, और तो की नहीं। यूरिया, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है, आपकी बॉडी में, मेरी बॉडी में, और औरतों की बॉडी में। यूरिया कैसा है, यूरिया कम टॉक्सिक है, और क्योंकि यूरिया कम टॉक्सिक है, उसको डाइल्यूट करने के लिए पानी भी कम लगता है, और पानी क्योंकि कम मात्रा में यूटिलाइज हुआ, वो यूरिया जब आप बॉडी के बाहर डालेंगे, बहुत कम मात्रा में आपका वाटर लॉस होगा, तो पानी की बचत होगी। ठीक है, एक काम बढ़ गया, कन्वर्जन का एक काम बढ़ गया, उसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, लेकिन एनर्जी लॉस हो गया, थोड़ा सा परोड़ेगा, बहुत बड़ी मात्रा में पानी का लॉस नहीं होना चाहिए, समझ गए। कुछ ऑर्गेनिजम्स और आगे चले गए, जैसा कॉकरोच था। कॉकरोच क्या करता है, कॉकरोच उसके अमोनिया को डायरेक्ट यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। यूरिक एसिड इन तीनों में सबसे कम टॉक्सिसिटी अगर किसी का है तो यूरिक एसिड का। इट इज लीस्ट टॉक्सिक एंड इट रिक्वायर्स ऑलमोस्ट नो वाटर, बिल्कुल पानी की जरूरत ही नहीं है, समझ गए। ओके, तो इंसेक्ट्स जो है, बर्ड्स जो है, ये क्या करते हैं, इनको जब अपना नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल बाहर फेंकना होता है, तो ये क्या करते हैं, ये अपने नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंकते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। किसकी बात कर रहा हूं मैं, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। ओके, लेट्स कम बैक टू अर्थवर्म। अर्थवर्म साल भर यूरिया बाहर फेंकता है, साल भर, क्योंकि यूरिया बाहर फेंकते टाइम पानी की बचत होने वाली, कम पानी का लॉस होगी। लेकिन मॉनसून सीजन में वो अमोनिया बाहर डाल रहा है, क्यों, मॉनसून वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार अंडरलाइन कर दो उसको। अर्थवर्म को पता है कि अमोनिया अगर मुझको बाहर डालना है तो मेरे बॉडी में से बहुत सारा वाटर भी लॉस हो जाएगा, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ता, मॉनसून का सीजन है, मुंह खोला नहीं कि पानी आ गया अंदर, तो वो वाटर लॉस को बैलेंस कर सकता है मॉनसून में, समझ गए। बाकी साल भर वो पॉसिबल नहीं है, साल भर उसको पानी मिलेगा नहीं मिलेगा उसको पता नहीं है, इसलिए साल भर पानी की बचत करने के लिए वो साल भर यूरिया एक्सक्रीट करता है। लेकिन मॉनसून में जब वाटर का अवेलेबिलिटी भरपूर रहता है, वो अमोनिया एक्सक्रीट करता है। आर यू गेटिंग दिस? ओके, जैसा मैंने आपको बताया कि ये पार्ट टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन हम लिखने वाले हैं, ठीक है।
नेक्स्ट लाइन एक स्टेटमेंट लिखिए प्लीज, प्लीज राइट डाउन अ स्टेटमेंट ऑन द नेक्स्ट लाइन। हम अभी भी एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। प्लीज राइट डाउन अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऐसा है, इन द अर्थवर्म in the earthworm, comma, depending upon the in the earthworm, comma, depending upon the position, depending upon the position, comma, nephridia are of 3 types. Nephridia are of 3 types. डायग्राम देखिए अभी। ये बीच में मैंने सेगमेंट क्यों भी ड्रॉ किए? कौन सा रीजन है ये बीच में का? कौन बता रहा है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सुयश ने रॉन्ग आंसर दिया है, बाकी लोगों ने सही बताया है। दिस इज क्लाइटेलम बिटवीन सेगमेंट नंबर between segment number 14 to 16। ओके, बराबर बताया ये क्लाइटेलम है, ठीक है। रुक जाओ अभी आंसर देना। अभी देखिए 3 प्रकार के नेफ्रिडिया है। उसमें नेफ्रिडिया का पहला प्रकार जो है ये मैं नेफ्रिडिया ड्रॉ कर रहा हूं। पोजीशन देखिए उसका पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नेफ्रिडिया कैसा है देखिए कि आपका ये एक सेगमेंट है और ये सेगमेंट जहां पे खत्म होता है ये उसकी दीवार है, उसके बाद अगला सेगमेंट शुरू होता है। फिर ये सेगमेंट जहां खत्म होता है यहाँ पे और एक दीवार आ रही है, फिर तीसरा सेगमेंट आ रहा है। ये बीच में का दीवार जो है इसे कहते हैं सेप्टम। क्या कहते हैं? सेप्टम। और इस सेप्टम पे जो नेफ्रिडिया दिखाई दे रहे हैं अनगिनत है, छोटे छोटे माइन्यूट है, अनगिनत नेफ्रिडिया है। इन नेफ्रिडिया को कहते हैं क्या कहते हैं? सेप्टल नेफ्रिडिया। मैंने पहले ही बताया आपको कि ये 3 प्रकार के नेफ्रिडिया, उनके पोजीशन पे उन्हें नाम दिया गया। तो सेप्टम पे जो नेफ्रिडिया है उन्हें कहते हैं सेप्टल नेफ्रिडिया। सेप्टल नेफ्रिडिया की हमें खासियत पता रहनी चाहिए कि इन सभी सेप्टम्स में नहीं ड्रॉ किया है मैंने, उसके पीछे रीजन है। सेप्टल नेफ्रिडिया कहां से कहां है देखिए,
इट इज फाउंड ओनली बिटवीन सेगमेंट नंबर 15 टू द सेगमेंट नंबर 15 के बाद ही जितने सेप्टम आ रहे हैं उनमें ही सेप्टल नेफ्रिडिया मिलेंगे। ये एक बात हो। इसमें और दूसरी एक बात है, ये बीच वाला खाली एरिया जो है, ये सेप्टम ड्रॉ किया, ये सेगमेंट आ गई, ये सेप्टम ड्रॉ किया, ये सेगमेंट आ गई। ये बीच वाला एरिया जो है, दिस एरिया इन द मिडल, इट इज कॉल्ड एज किसी भी सेगमेंट के बीच का हिस्सा जो है उसे कहते हैं इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट में भी नेफ्रिडिया मिलते हैं। ये मैं जानबूझ के ऊपर दिखा रहा हूं क्योंकि मुझे आपको ये बताना है कि 15 सेगमेंट नंबर 15 के पहले भी ये इंटेग्यूमेंटरी नेफ्रिडिया मौजूद है। बीच वाला ये रीजन जो है उसे इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। उन इंटेग्यूमेंट्स में जो नेफ्रिडिया है उसे हम कहते हैं इंटेग्यूमेंटरी नेफ्रिडिया। ओके, ये कहां मिलता है? इट इज फाउंड बिटवीन सेगमेंट नंबर 3 टू लास्ट सेगमेंट। सेगमेंट नंबर 3 से शुरू कर सकते हैं हम। 3 किधर है? 3 इधर है। सेगमेंट नंबर 3 से लास्ट तक जहां ये अर्थकोण खत्म होगा वहां तक दिखा सकते हैं। ओके, अभी इसमें एक लास्ट चीज देखनी है मुझे। हमें देखना है सेगमेंट नंबर 4, 5, 6। सेगमेंट नंबर 4, 5 और 6। सेगमेंट नंबर 4, 5, 6 में देखिए, अब मैंने कलर चेंज कर दिया। देखिए, कलर चेंज कर दिया मैंने। सेगमेंट नंबर 4, 5, 6 में, सेगमेंट नंबर 4 में एक जोड़ी, सेगमेंट नंबर 5 में दूसरी जोड़ी, सेगमेंट नंबर 6 में तीसरी जोड़ी, यानी 3 पेयर्स ऑफ 3 पेयर्स ऑफ नेफ्रिडिया। आपको याद होगा, आपको कल हमने जो डाइजेस्टिव सिस्टम ड्रॉ किया था उसकी तरफ अगर आप देखेंगे तो हमें याद आता है, हमें ये समझ में आता है कि इस सेगमेंट में से जब डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा बीच में से जाता है तो सेगमेंट नंबर 4, 5 के आसपास फेरिंग्स रहता है। माउथ के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स और इसोफेगस इस एरिया में आता है। तो फेरिंग्स के आजू बाजू में पड़े हुए नेफ्रिडिया है ये, इसलिए उनको फेरेंजियल नेफ्रिडिया कहते हैं। और ये इतने ही 3 सेगमेंट्स में मिलेंगे आपको। समझ गए आप? एक तो हमें तीनों नाम पता रहने चाहिए।
फेरेंजियल नेफ्रिडिया, इंटेगुमेंटरी नेफ्रिडिया, सेप्टल नेफ्रिडिया। पहली बात हमको वो पता लेनी चाहिए। दूसरी बात हमको पता लेनी चाहिए, फेरेंजियल नेफ्रिडिया प्रेजेंट ओनली बिटवीन सेगमेंट नंबर 4, 5, 6। इंटेगुमेंटरी नेफ्रिडिया, ये इंटेगुमेंट है, ये बीच वाला पार्ट जो है सेगमेंट का, ये इंटेगुमेंट है। इंटेगुमेंट में जो नेफ्रिडिया ये रेड कलर के डॉट से दिखाए गए हैं, वो है इंटेगुमेंटरी नेफ्रिडिया स्टार्टिंग फ्रॉम सेगमेंट नंबर 3 टिल द लास्ट। इसका मतलब यहां पे भी मिलेंगे आपको, ये एरिया में भी आपको ये रेड कलर के डॉट्स यानी इंटेगुमेंटरी नेफ्रिडिया आपको ऊपर भी मिलेंगे। एंड फाइनली सेगमेंट नंबर 15 से लेकर लास्ट सेगमेंट तक दो सेगमेंट्स एक साथ जहां मिलते हैं, वो बीच में का बॉर्डर लाइन जो है उसको सेप्टम कहते हैं। सेगमेंट नंबर 15 के बाद, सेगमेंट नंबर 15 के बाद सेप्टम रीजन में जो नेफ्रिडिया दिखते हैं उन्हें कहते हैं सेप्टल नेफ्रिडिया। समझ गए क्या? इसको इमीडिएटली ड्रॉ कीजिए, अभी के अभी, जल्दी से।